हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अभी एक दो दिन से हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे थे, जिसमें कि लगता है कि 6-7 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अब हम लोग आगे की सीरीज में देखेंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तक हम लोग वीडियो को देख चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि अ, ऐसा नहीं कि वीडियो को छोड़ते चलना है, वीडियो को धीरे धीरे देखते चलिए, क्योंकि एक ही बार देखिएगा कि वीडियो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ज्यादा बढ़ जाने से बच्चे लोग सोचते हैं कि एक ही बार बैठ के और एक ही बार सारा देख लेंगे, एक ही दिन में 3-4 घंटा के आसपास, लेकिन थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो पाता है। इसलिए करना क्या है, जैसे जैसे वीडियो हम अपलोड करते चले जा रहे हैं, सब आप लोग देखते जाइए, उसको नोट्स करते जाइए, है ना, और उसको याद करते चले जाइए। ऐसा नहीं कि आज का वीडियो कल देखते हैं, कल का परसों देखते हैं, या फिर एक ही बार होने देते हैं कि सर पढ़ा लेते हैं, 3-4 वीडियो बनने देते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू क्या करते चलना है, पढ़ते चलना है। जैसे जैसे चैनल पे अपलोड होते चला जा रहा है, वैसे वैसे आप लोग क्लास को कंप्लीट करते चलिए। चलिए, तो हम लोग आज देखने वाले हैं उप सहसंयोजन यौगिक से रिलेटेड जितने तरह का थ्योरी है। उप सहसंयोजन जो यौगिक बना, उसके लिए सिद्धांत दिया गया। सबसे पहला बार जो उप सहसंयोजन यौगिक के लिए सिद्धांत आया, वो आया वर्नर। कौन आया? वर्नर। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत। उप सहसंयोजन यौगिकों, उप सहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उप सहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। चलिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत। तो सिद्धांत में कौन कौन सिद्धांत है? तो मुख्य रूप से 4 सिद्धांत है। मुख्य रूप से कितना है? 4 सिद्धांत है। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वर्नर का सिद्धांत। क्या है? वर्नर का सिद्धांत, है ना। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, पहला है वर्नर्स थ्योरी। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग का सिज्विक सिद्धांत। दूसरा क्या है? सिज्विक सिद्धांत, सिज्विक, सिज्विक। दूसरा क्या है? सिज्विक सिद्धांत। ठीक है, SIDWICK, सिज्विक थ्योरी। अच्छा, इसी का दूसरा हम लोग कहते हैं EAN, EAN रूल। ठीक है, EAN रूल या EAN थ्योरी। EAN बताए हुए हैं आप लोग को, बहुत अच्छा से बताए हुए हैं। EAN क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना, प्रभावी परमाणु संख्या। वो कौन दिया था? सिज्विक दिया था ना, इसलिए इसको सिज्विक सिद्धांत कहते हैं, है ना। तीसरा है उप सहसंयोजन सिद्धांत, उप सह संयोजी सिद्धांत, उप सह संयोजी सिद्धांत, यानी कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसी को कहते हैं VBT। क्या कहते हैं? VBT, शॉर्ट में कहते हैं VBT, है ना। अगला है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको कहते हैं CFT, शॉर्ट में क्या कहते हैं? CFT। चलिए, तो हम लोग 4 सिद्धांत के बारे में देखेंगे। चारों सिद्धांत क्या क्या है बाबू, एक बार रिवीजन कर लो। तो सबसे पहले है वर्नर का सिद्धांत, दूसरा है सिज्विक का सिद्धांत, जिसको हम लोग EAN रूल कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसको कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और चौथा पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, इसमें से आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्नर का सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्नर का सिद्धांत है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी उप सहसंयोजन है, लास्ट में है। अच्छा, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है ये हायर क्लासेस के लिए है, आप लोग को बस थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चन पूछता है ना, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से। लेकिन फिर भी हम लोग को इसको देखना है,
कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है वर्नर का सिद्धांत। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे वर्नर के सिद्धांत को। तो वर्नर के सिद्धांत को हम लोग देखते हैं कि क्या होता है वर्नर के सिद्धांत। ठीक है, वर्नर के सिद्धांत जो है ना ये काफी पॉपुलर हुआ और सबसे पहला बार आया। वर्नर का सिद्धांत सबसे पहला बार आया। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग वर्नर का सिद्धांत, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। ठीक है, तो वर्नर का सिद्धांत बताए कि उप सहसंयोजन यौगिक जो होता है ना उसमें बॉन्डिंग के बारे में बताया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं CO और CN का होल 4 है ना। तो अब जो CO है इसके साथ CN कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे ऐसे जुड़ा हुआ है, देखिए CN इस तरह से जुड़ा हुआ है ना, कि ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही क्यों हुआ है, किस तरह के संयोजकता को सेटिस्फाइड किया। तो ये जो बॉन्डिंग हो रहा है ना इसको बताया वर्नर का सिद्धांत कि कोई भी कंपाउंड बना तो उसमें बॉन्ड कैसा कैसा है। जैसे कोई परिवार बन गया तो एक परिवार में बॉन्ड होता है ना कि वो मम्मी पापा हैं, वो भाई बहन है ना, वो उसके मौसा हैं, वो उसके फूफा हैं, आखिर बॉन्ड है तभी तो एक परिवार है। उसी तरह से कोई यौगिक है तो उसमें किसी तरह का तो बॉन्ड है। तो बॉन्डिंग के बारे में बताया। आ गया होगा समझ में कि वर्नर का सिद्धांत किसके बारे में बताया। तो कोई भी जो यौगिक है, कैसा यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक के बीच जो बॉन्डिंग होता है उसको बताता है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे, लिखते चलिए आप लोग भी कि उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन यौगिकों में, यौगिकों में उप सहसंयोजन यौगिकों में, यौगिकों में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम आबंध, सर्वप्रथम आबंध के, आबंध के संबंध में, आबंध के संबंध में, आबंध के संबंध में सिद्धांत दिया। क्या किया, सिद्धांत दिया, जिसे, जिसे क्या लिखा है, उप सहसंयोजन यौगिकों को, यौगिकों को सर्वप्रथम आबंध के संबंध में सिद्धांत दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं, उप सहसंयोजन यौगिकों, यौगिकों में, यौगिकों में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम क्या क्या लिख दिए हैं यार, सर्वप्रथम क्या है, उप सहसंयोजन यौगिकों में सर्वप्रथम आबंध के संबंध में सिद्धांत दिया। ठीक है, सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। चलिए बोलते हैं सही और लिखते हैं गलत। ठीक है, चलिए तो क्या है, उप सहसंयोजन यौगिकों में सर्वप्रथम आबंध के संबंध में सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। कोई दिक्कत है। चलिए अब इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, चलिए इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें है कि केंद्रीय धातु के पास, है ना, केंद्रीय, केंद्रीय, केंद्रीय धातु के पास, केंद्रीय धातु के पास, केंद्रीय धातु के पास दो प्रकार के, दो प्रकार के संयोजकता, दो प्रकार के संयोजकता, दो प्रकार के संयोजकता होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, प्राथमिक संयोजकता, पहला क्या होता है, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक संयोजकता, है ना, द्वितीय संयोजकता। ठीक है, तो पहला सिद्धांत क्या है कि जो केंद्रीय धातु होता है ना उसके पास दो प्रकार के संयोजकता होता है। पहला होता है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा होता है द्वितीय संयोजकता। दो तरह के संयोजकता है। दूसरा सिद्धांत क्या है कि जो प्राथमिक संयोजकता है ना, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक
संयोजकता, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता जो है वो ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या के, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है, ठीक है। और इसी में हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक संयोजकता जो है, प्राथमिक संयोजकता जो है वो आयनीकृत होता है। कैसा होता है? आयनीकृत होता है, आयनीकृत होता है। देखिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दो तरह के संयोजकता, तो ऑक्सीकरण संख्या तो आप लोग को बताए हैं। और पूछेगा ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होता है? प्राथमिक संयोजकता के कि द्वितीय संयोजकता के? तो प्राथमिक संयोजकता के, ठीक है। और प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत है कि अआयनीकृत है? तो आयनीकृत है, मतलब आयन के रूप में बाहर निकल सकता है ना, उसी को कहते हैं आयनीकृत, ठीक है। अब आते हैं तीसरा में, प्राथमिक संयोजकता के लिए द्वितीय संयोजकता। जो द्वितीय संयोजकता होता है, ठीक है, जो द्वितीय संयोजकता होता है, ठीक है, जो द्वितीय संयोजकता है, ध्यान से समझना है, जो द्वितीय संयोजकता है वो उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। उप सहसंयोजन संख्या के, उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है, उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है ना। और यह जो है ये कौन? द्वितीय संयोजकता। द्वितीय संयोजकता जो है अआयनीकृत होता है। क्या होता है? आयनीकृत नहीं होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अआयनीकृत, 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 या फिर ऐसे लिखते हैं अआयनीकृत होता है, अआयनीकृत होता है, या फिर आयनीकृत नहीं होता है, नॉन आयोनाइजेबल। इसको क्या कहते हैं? नॉन आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल मतलब आयन बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो टूटता है आयन में? नहीं टूटता है। नमक को डालते हैं तो टूटता है? तो टूटता है। तो ये प्राथमिक संयोजकता जो है वो आयनीकृत होता है, द्वितीय संयोजकता जो है आयनीकृत नहीं होता है। अच्छा, दोनों को यहाँ शॉर्ट में समझ लो बाबू, ये दोनों को शॉर्ट में समझा देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं ना कि यहाँ रहेगा Fe और NH3 के होल 6 है ना, और यहाँ रहेगा Cl3। तो ये जो हुआ ना, जो 6 हुआ, ये द्वितीय संयोजकता हुआ। ये कितना हुआ? ये द्वितीय हुआ, ये द्वितीय हुआ। और जो ये Cl हुआ ना, ये प्राथमिक हुआ। आगे बात में समझ में, जो बाहर दिख रहा है ना Cl3, जो Cl3 दिख रहा है, ये जो बाहर में है, ये आयनीकृत होता है, द्वितीय संयोजकता होता है। और जो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये जो 6 है, ये जो 6 है, NH3 कितना है? 6। ये कौन सा होता है? द्वितीय संयोजकता, है ना। अब इसी को ना कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। तो इसलिए बताया कि जो द्वितीय संयोजकता होता है किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? फोकस कीजिए, ये होता है उप सहसंयोजन संख्या के बराबर। और प्राथमिक संयोजकता किसके बराबर होता है? किसके बराबर? ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। अच्छा, प्राथमिक संयोजकता क्या होता है? आयनीकृत होता है। क्या होता है? आयनीकृत। द्वितीय संयोजकता क्या होता है? अआयनीकृत होता है, ठीक है। चलिए, अब यहां से हम लोग देखेंगे चौथा पॉइंट। कितना पॉइंट? चौथा पॉइंट, ठीक है। अब दोनों बात तो हो गया, अब देखते हैं कि जो प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है, जो प्राथमिक संयोजकता है, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता जो है वो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होता है। किसके द्वारा? ऋणायन द्वारा, ऋणायन द्वारा संतुष्ट होता है, ऋणायन द्वारा संतुष्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे द्वितीय संयोजकता का, किसका? द्वितीय संयोजकता का, तो द्वितीय संयोजकता ऋणायन, ठीक है, ऋणायन, ऋणायन, फिर धनायन, ऋणायन, धनायन, और उदासीन अणु, उदासीन अणुओं द्वारा भी, उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट होता है। क्या होता है? संतुष्ट होता है। उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट होता है। क्या लिखा है? फिर से एक बार देख लीजिए। प्राथमिक संयोजकता जो है ऋणायन द्वारा संतुष्ट होता है, लेकिन द्वितीय संयोजकता जो है ऋणायन, धनायन और उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट होता है। तीनों द्वारा,
मतलब जो ये प्राथमिक संयोजकता है ये केवल निगेटिव द्वारा सेटिस्फाइड होगा, केवल ऋण आयन, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास ऋण आयन होता है, जैसे Cl माइनस, OH माइनस, है ना, ऑक्साइड माइनस, कार्बोनेट माइनस, उसी के द्वारा यह सेटिस्फाइड होगा। लेकिन प्राथमिक संयोजकता जो द्वितीय संयोजकता है, द्वितीय संयोजकता किसके द्वारा? ऋण आयन के द्वारा भी, धन आयन के द्वारा भी और उदासीन अणु द्वारा, तीनों द्वारा संतुष्ट हो सकता है। कौन? द्वितीय संयोजकता। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए। चलिए पांचवा पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो द्वितीय संयोजकता होता है, जो द्वितीय संयोजकता होता है वो फिक्स होता है। द्वितीय संयोजकता क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, ये द्वितीय संयोजकता हम लोग क्या लिखेंगे कि फिक्स होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि इसका जो द्वितीय संयोजकता होता है, द्वितीय संयोजकता जो होता है वो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ऐसे लिखेगा ना, निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। द्वितीय संयोजकता क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, और यह उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। द्वितीय संयोजकता क्या होता है? निश्चित होता है, और यह वो तो लिखवा ही दिए हैं कि द्वितीय संयोजकता उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है। तो यहां लिख सकते हैं कि द्वितीय संयोजकता क्या होता है? निश्चित होता है। चलिए आगे हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग का यहाँ पे द्वितीय संयोजकता क्या है? निश्चित है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो द्वितीय संयोजकता है ना, जो द्वितीय संयोजकता है उसको कोई भी जो धातु है वो धातु सेटिस्फाइड कर सकता है। ठीक है, तो धातु के पास ऐसा क्षमता होता है, ठीक है, कि धातु दोनों तरह के संयोजकताओं को क्या कर सकता है? इसको सेटिस्फाइड कर सकता है ना? क्या कर सकता है? सेटिस्फाइड कर सकता है। किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी को। ठीक है, तो धातु क्या लिखेंगे कि जो धातु होता है वो प्राथमिक एवं द्वितीय संयोजकता को, प्राथमिक एवं द्वितीय संयोजकता को क्या कर सकता है? संतुष्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? संतुष्ट कर सकता है। संतुष्ट कर सकता है। लास्ट वाला लाइन आप लोग समझ लीजिएगा। क्या लिखे हैं कि धातु जो है प्राथमिक एवं द्वितीय संयोजकता को संतुष्ट कर सकता है। मतलब जो मेटल होता है ना, धातु, इसके पास दोनों के संतुष्ट करने का क्षमता होता है। कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीय। तो क्या लिखवा दिए कि धातु प्राथमिक एवं द्वितीय संयोजकता को संतुष्ट कर सकता है। तो जैसे हम बताए बाबू कि जो द्वितीय संयोजकता है ना, उसको ऋण आयन, धन आयन, है ना, और उदासीन तीनों परमाणु सेटिस्फाइड करता है। प्राथमिक संयोजकता को केवल ऋण आयन, लेकिन कौन ऐसा चीज है जो प्राथमिक द्वितीय दोनों को सेटिस्फाइड कर सकता है? तो धातु। ठीक है, जो धातु होता है वो दोनों को संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाइन बाय लाइन आप लोग को समझा दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और लास्ट में बाबू रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट में, है ना। ये सब पॉइंट को आप लोग को याद कर लेना है। एग्जाम में पूछता है कि वर्नर के सिद्धांत किसे कहते हैं, व्याख्या करें या वर्नर के सिद्धांत को लिखें। ठीक है, अब हम पॉइंट तो भूल गए बाबू कि चौथा चल रहा था कि पांचवा चल रहा था। अब जो भी पॉइंट होगा नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे आते हैं, है ना। कि जो के द्वितीय संयोजकता है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि केंद्रीय परमाणु के साथ, ठीक है, केंद्रीय परमाणु के साथ, केंद्रीय परमाणु के साथ, ठीक है, केंद्रीय परमाणु के साथ, केंद्रीय परमाणु के साथ द्वितीय संयोजकता, द्वितीय संयोजकता एक निश्चित अभिविन्यास के साथ, एक निश्चित अभिविन्यास के साथ, एक निश्चित द्वितीय पर क्या लिखा है? केंद्रीय परमाणु के साथ द्वितीय संयोजकता एक निश्चित अभिविन्यास के साथ जुड़े होते हैं। जुड़े के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं एवं जुड़े होते हैं तथा
एक निश्चित ज्यामितीय आकार, एक निश्चित ज्यामितीय आकार बनाते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय आकार बनाते हैं। क्या लिखा है कि केंद्रीय परमाणु के साथ जो द्वितीय संयोजकता है एक निश्चित डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, निश्चित अभिविन्यास के साथ जुड़ा होता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे है ना कि ले लेते हैं यहाँ पर FeCN का होल 6, क्या ले लिए FeCN का होल 6 है ना, और यहाँ पे दे दिए 3+। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि जैसे Fe है, Fe के साथ 6 गो CN जुड़ा हुआ होता है, 11th में ऐसा हम बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ लिख देंगे CN, यहाँ लिख देंगे CN, यहाँ लिख देंगे CN, यहाँ लिख देंगे CN, है ना। और ये ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है डायरेक्शन से साथ, ऐसे CN, और यहाँ भी क्या रहता है CN। ठीक है, ये बना दिया ऑक्टाहेड्रल का, बना दिया ऑक्टाहेड्रल शेप का है इसका, बताइए अष्टफलकीय का होता है, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं CuNH3 के होल 4, CuNH3 के होल 4। ठीक है, और यहाँ कितना दे देते हैं 2+। ठीक है, तो ये बन जाएगा Cu, और ऐसे बनता है, क्या बनता है ध्यान से समझिए, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा लग रहा होगा टेढ़ा। ये लिख देंगे हम लोग NH3, ये लिख देंगे NH3, ये लिख देंगे NH3, और एक लिख देंगे NH3। ये होता है वर्ग समतलीय। कैसा होता है शेप इसका, शेप यानी आकार कैसा है, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान से समझते हैं। ठीक है, द्वितीय संयोजकता इसमें से कौन है बाबू, बताइए। सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, द्वितीय संयोजकता कौन है, यही ना है, ये कौन सा है, ये शॉर्ट में लिख देते हैं द्वितीय, यानी सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीय संयोजकता है। अच्छा, इसमें द्वितीय संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी यही ना है द्वितीय संयोजकता। तो क्या लिखवाए, इस पॉइंट को समझिए कि जो द्वितीय संयोजकता है, द्वितीय संयोजकता कौन है, साइनाइड है। द्वितीय संयोजकता कौन है, अमोनिया है, अमोनिया के चारों द्वितीय संयोजकता। तो जो द्वितीय संयोजकता है वो केंद्रीय धातु के साथ, देखिए जितने भी द्वितीय संयोजकता है सब केंद्रीय धातु के साथ, द्वितीय संयोजकता केंद्रीय धातु के साथ एक निश्चित डायरेक्शन में, निश्चित अभिविन्यास में जुड़े होते हैं। ऐसे नहीं कि बस ऐसे जुड़ गए, जैसे प्रेयर होते रहता है, असेंबली में लाइन लगता है, तो एक निश्चित अभिविन्यास के साथ, ऐसा नहीं कि कैसे भी कोई कहीं से जुड़ जाएगा, है ना। तो एक निश्चित अभिविन्यास, जैसे ये फिक्स डायरेक्शन है कि एक इधर से आएगा तो एक इधर से आएगा, एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, है ना। एक इधर से एक इधर से, ऐसा नहीं कि एक बीच में, ये यहां ना आकर के बीच से घुस जाएगा, ऐसा नहीं घुस पाएगा ना। तो क्या लिखवाए कि द्वितीय संयोजकता जो है केंद्रीय परमाणु के साथ एक निश्चित अभिविन्यास में जुड़ता है, और निश्चित अभिविन्यास में जब जुड़ता है ना तो एक आकृति का निर्माण कर देता है। क्या करता है, एक आकृति का निर्माण कर देगा, है ना। तो निश्चित ज्यामितीय आकार बनाता है, क्या करता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार बनाएगा, एक निश्चित ज्यामितीय आकार बनाता है ना। तो बताओ तुम लोग कि वर्नर के सिद्धांत में ऐसा बताया क्या कि ज्यामितीय ऐसा देता है कि वर्नर का सिद्धांत क्या परमाणुओं के ज्यामितीय आकार के बारे में बताया है, तो बिल्कुल बताया है। क्या वर्नर के सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक का ज्यामितीय आकार हम बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। एक्सेप्शन तो बहुत है लेकिन ऐसे ज्यामितीय आकार बताता है कि नहीं बताता है, तो ज्यामितीय आकार बताता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लिए हैं। चलिए इसी सिद्धांत से रिलेटेड हम एक और यहाँ पे बात करना चाहेंगे, है ना, कि जो द्वितीय संयोजकता होता है ना, जो द्वितीय संयोजकता होता है, देख रहे हैं ना, ये ऐसे लाइन से शो किया जाता है, फुल लाइन के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, फुल लाइन के द्वारा। लेकिन हम यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम दे दिए Cl3, क्या दे दिए Cl3, तो Cl3 इसके साथ ये कौन सा संयोजकता होता है, प्राथमिक संयोजकता होता है। कौन संयोजकता हो जाता है, प्राथमिक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता को अगर जोड़ेंगे ना, जैसे Cl3 लिख दिए, तो Cl3 को हम कैसे भी डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा देते हैं, है ना। कैसे Cl है, फिर एक Cl यहाँ पे दे सकते हैं, एक Cl ऐसे यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। अगर एक कंपाउंड लेंगे, अगला एग्जांपल आप लोग तीसरा में ऐसा बना सकते हैं,
जैसे पहला लिखे थे, दूसरा लिखे थे, इसको आप लोग तीसरा लिख लीजिएगा। यहाँ Cl3 लिख लीजिए, Cl3 करके ऐसे Cl जोड़ लीजिए, ऐसे, है ना, कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो डॉटेड लाइन से शो होता है, और जो द्वितीय संयोजकता है वो मेन लाइन से शो होता है ना। ए आयोनाइजेबल है, ए आयोनाइजेबल नहीं है, ए आयनीकृत हो सकता है, डॉटेड लाइन है ना, ऐसे सोचिए, आराम से टूट सकता है ना। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए इसके बाद हम ओवरऑल रिवीजन कर देंगे ना, रिवीजन कर देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बाबू, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। लग रहा होगा कि सर इतना लंबा लंबा पढ़ा रहे हैं, तो सिलेबस ही है ना, साइंस के विद्यार्थी हैं आप लोग, तो पढ़ना तो पड़ेगा बाबू। चलिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं? एफीसीएन का होल 6, है ना, एफीसीएन का होल 6 यहाँ ले लेते हैं, Cl3, क्या ले लेते हैं? Cl3। तो यहां से अगर देखेंगे कि कुल आयन की संख्या, इसमें क्या दो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, कुल आयन का संख्या, क्या पूछ रहे हैं? कुल आयन का संख्या। देखिए वर्नर के सिद्धांत को वहीं खत्म कर सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछे तो उतना खत्म कर सकते हैं। अब ये हम वर्नर के सिद्धांत ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका न्यूमेरिकल टाइप का पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उतना करके छोड़ दीजिएगा। ऐसे भी वर्नर का सिद्धांत 3 नंबर में पूछता है, कभी कभी 5 नंबर में, ऐसे 3 नंबर में फिक्स रहता है ना। तो कुल आयन का संख्या पहला पूछ रहे हैं। दूसरा, वह आयन जो प्रिसिपिटेट हो सकता है, जो जम सकता है, ठीक है, कि जमने वाला आयन, जमने वाला आयन का संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ प्रिसिपिटेट, नंबर ऑफ प्रिसिपिटेट आयन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रिसिपिटेट आयन। कुल आयन की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन, ठीक है। चलिए अब यहां से समझते हैं इसमें, तो टोटल नंबर, इसमें इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं, कि ऐसे जो है ना, ऐसे टूट जाएगा। देखिए Fe और Cn का कितना, ए होल 6, ठीक है, ए टूट जाएगा, और यहाँ कितना है? Cl, ठीक है, Cl क्या गो है? 3 गो माइनस, कितना माइनस? 3 गो माइनस। जब 3 गो माइनस तो यहाँ क्या गो प्लस? 3 गो प्लस। अगर 3 माइनस है तो यहाँ कितना प्लस रहेगा? 3 प्लस रहेगा। तो आयन बताइए, आयन कै गो? यहाँ पर 3 गो, और यहाँ कै गो आयन? एगो। ये पूरा एक गो ना आयन है, 3 प्लस नहीं देखना है बाबू, वैसे यहाँ माइनस देखेंगे तो एक गो माइनस है, लेकिन आयन देखिए, आयन टोटल कै गो? 3 गो आयन, और यहाँ कै गो आयन? 4 गो। तो कुल आयन का संख्या कितना हो जाएगा? 4। एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि इनमें कुल आयन का संख्या बताइए, तो यहां से देख लेना है, ई आयनीकृत है, ये वाला आयन बन जाता है। अब ई वाला आयन नहीं बनेगा, क्या है कि प्राथमिक संयोजकता है, प्राइमरी वैलेंसी है, अभी सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीय संयोजकता, तो द्वितीय संयोजकता कभी भी आयन नहीं बनता। तो कुल आयन की संख्या कितना हो जाएगा? तो 1 और 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, और ऐसा जो प्रिसिपिटेट बन जाए, जो जम जाए, विलयन में जम जाए, तो जो बाहर है वही ना जमेगा, तो जमने वाला कितना हो जाएगा? जमने वाला आयन की संख्या कितना हो गया? 3, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं आप लोग को, जैसे यहां पर दे दिए Fe, दे दिए Fe और Cn, Fe ऐसे दे दिए FeCl3, है ना, और दे दिए FeCl3 और दे दिए 5Cn, ठीक है, 5Cn। अब यहाँ पे पूछेगा, इसमें पूछेगा, तो इसको हम लोग यौगिक पहले बनाते हैं। तो यौगिक कैसे बन जाएगा? Fe बन जाएगा और Cn कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 5, और Cl हो जाएगा, ठीक है, Cl1, और Cl कितना निकल जाएगा? 2। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि सर कैसे ऐसे कर दिए। ध्यान देना है कि आयरन का जो +6 वैलेंसी होता है ना, वो स्टेबल होता है। आयरन लिखवाए होंगे आप लोग को, आयरन का +6 संयोजकता का होता है स्टेबल। तो Fe के साथ बाबू 6 गो रहेगा, Fe के साथ 6 गो रहेगा। यहाँ Fe के साथ 6 गो है कि नहीं? बिल्कुल है। यहाँ भी Fe के साथ 6 गो रहेगा। तो टोटल देखिए, Fe के साथ अगर बात करें तो Fe के साथ यहाँ कै गो है बताइए? तो यहाँ है 5 गो, और यहाँ है 3 गो, 5 और 3 8 गो, हमको रखना कै गो है? 6 गो। तो ये दोनों में बताइए, ये दोनों में द्वितीय संयोजकता कौन? साइनाइड काम करता है, Cn, ठीक है।
तो इसीलिए इसको रखना है, क्योंकि आयनीकृत है, आयन बन सकता है, ये आयन नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको ज्यादा संख्या में जितना है रख लेना है, उसके बाद बाहर फेंक देना है। तो एफी साइनाइड क्या गो है 5 गो, अब 5 गो तो हो गया, तो क्लोरीन क्या गो घट रहा है 1 गो, तो 5 अब 1 6 गो, अब क्या गो बच गया 2 गो, तो 2 गो बाहर चल गया। अच्छा अब यहां से पूछेगा ई वाला में कुल आयन की संख्या बताइए, कुल आयन की संख्या अगर पूछेगा इसमें, आप लोग लिख लीजिएगा कुल आयन की संख्या। तो कुल आयन की संख्या कितना बताइए, यहां से क्या गो दिख रहा है 2 गो, सीएल अगर है ना 2 गो, और ये क्या गो एगो, जैसे यहाँ क्या गो था सीएल 3 गो और ये गो, 3 और 1 4 गो, टोटल लिखे थे 4, तो यहाँ क्या गो हो जाएगा 2 गो और ये गो, कितना हो जाएगा 3 गो, कुल आयन की संख्या 3 गो। और ये वाला प्रिसिपिटेट बनने वाला, तो प्रिसिपिटेट यहाँ 3 गो था तो 3 बन रहा था, यहाँ क्या गो है बाहर में 2 गो, तो प्रिसिपिटेट क्या गो बनेगा 2 गो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा छोटा सा यहाँ देख लीजिए, इसी को ऐसे कर देंगे एफी सीएन के होल 5 और सीएल, ये बन जाएगा यहाँ से प्लस कितना, और सीएल बन जाएगा 2 ठो, सीएल माइनस, ठीक है 2 माइनस है तो यहाँ कितना प्लस 2 प्लस, लेकिन इतना करने की जरूरी है बताइए, तो साफ न दिख रहा है कि ये गो और ये 2 गो, तो 2 और 1 3 गो, अब बाहर 2 गो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे दे दिए ना FeCl5 है ना, और यहाँ दे दिए 4Cn, कितना Cn 4Cn। अब बताइए आप लोग कैसे करेंगे, निश्चित तौर पे Fe और Cn कितना हो गया, Cn बताइए, तो 4 जितना है ले ही लेना है, और टोटल कितना करना है 6, तो क्लोरीन 5 है ना, तो क्लोरीन कितना ले लेंगे 2, 4 और 2 6, ये ब्रैकेट बंद कर दिए है ना। अब बताइए क्लोरीन कितना लिए हैं 2, और यहाँ क्लोरीन कितना है 5, तो कितना बाहर जाएगा 3 जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कुल आयन की संख्या इसमें, इसके लिए कुल आयन की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3, ये हुआ 3 और ये हुआ 1, तो 3 और 1 4, ठीक है। अच्छा आयन जमने वाला, तो जमने वाला कितना हो जाएगा बताइए, तो ये जो बाहर है कितना जम जाएगा 3 जम जाएगा। एक और देखिए इसको ध्यान से समझिए, दे दिए एफी सीएन, ऐसे दे दिए एफी और दे दिए Cl2 और यहाँ दे दिए 4Cn, ठीक। जब इसका यौगिक बनाएंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, Fe और Cn कितना हो जाएगा 4 गो, Fe 4 गो। अब 6 गो करना है ना, क्लोरीन क्या गो 2 गो, क्लोरीन 2 गो, ऐसे बंद कर दिए। अब बताइए इसके बारे में कुछ जाएगा, प्राथमिक संयोजकता कुछ होगा तो नहीं होगा, तो कुल आयन की संख्या बताइए, तो कुल आयन की संख्या यहाँ कुछ है ये नहीं है, इधर कुछ है नहीं, तो एक ही गुना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो कै गो होगा एगो है ना। और प्रिसिपिटेट जमने वाला, तो जमेगा यहाँ पर, जमेगा नहीं जमेगा, तो कै गो हो जाएगा 0 हो जाएगा, कै गो हो जाएगा 0। अच्छा कुल आयन की संख्या अगर देखें तो यहाँ कुल आयन की संख्या आ रहा है बताइए, FeCN4 और Cl2, यहाँ आयन बनेगा का, आयन बनेगा, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस टूट रहा था तब ना आयन बन रहा था, प्लस माइनस जहां भी प्लस माइनस टूटेगा तब ना आयन बनेगा, तो यहाँ आयन की संख्या भी हो जाएगा 0, यहाँ आयन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो कुल आयन की संख्या भी 0 और प्रिसिपिटेट भी यहाँ पे नहीं बनेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा कुछ आप लोग के लिए ऐसा ही हम दे देते हैं, है ना, कुछ आप लोग के लिए दे देते हैं और ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे पीटी और देख लिए Cl2 पीटी Cl2 और यहाँ पर देख लेते हैं 6NH3, इसको पहले यौगिक बना लीजिए, ये भी 6 स्टेबिलिटी 6 होता है ना, तो पीटी NH3 के कितना हो जाएगा बाबू हॉल 6, तो 6 गो तो फिक्स हो गया, 6 गो फिक्स हो गया ना। अब जितना Cl है कहाँ जाएगा बाहर। अब बताइए कुल आयन की संख्या, कुल आयन और प्रिसिपिटेट वाला आयन जमने वाला की संख्या, जमने वाला की संख्या, ठीक है। तो कुल आयन की संख्या कितना होगा बताइए, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो 2 और 1 3, और जमने वाला कितना केवल 2, ठीक है। फिर दूसरा देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि पीटी Cl3 और यहाँ देख लेते हैं हम लोग कितना है 6 है ना, यहाँ मान लेते हैं 5NH3, कितना 5NH3, इसको बना के देख लीजिए पीटी और NH3 का कितना हो जाएगा हॉल 5, ठीक है 5, और टोटल 6 करना है ना, तो Cl यहाँ 3 है तो Cl एगो ले आएंगे तभी ना हो जाएगा 5 और 1 6, और Cl क्या गो बाहर जाएगा 2 गो, तो कुल आयन की संख्या यहाँ पर देख लेंगे तो कितना, बस वही सेम टू सेम हो गया 2 और 1 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 जम रहा है तो केवल कितना हो जाएगा 2,
चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे दे दिए PTCl PTCl5 और यहाँ दे दिए 3NH3, क्या दे दिए 3 नहीं दे दिए हम लोग यहाँ पर 4NH3, कितना 4NH3। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तो कितना हो जाएगा PT और NH3 के कितना NH3 के हॉल 4, क्योंकि ये फिक्स रहता है, लास्ट वाला जो है ना इसको रखना ही रखना है बाबू, इसके बाद ही इसको मौका देना है, क्या कि द्वितीय संयोजकता है, इधर जो लिखते हैं पॉइंट के बाद द्वितीय संयोजकता होता है ना, ठीक है, तो इसको रखना है। इसके बाद देखिए 6 करना है ना, तो 4 और यहाँ कितना ले लेंगे 2, 4 और 2 कितना हो गया 6। अब कै गो 5 था ना, 2 गो, तो बाहर कै गो जाएगा 3 गो, ठीक। अब कुल आयन देख लीजिए, यहाँ 3 और यहाँ 1 4, कुल आयन की संख्या 4, कुल आयन की संख्या 4 और जमने वाला आयन की संख्या कितना 3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक लास्ट आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, इसको घर से बना के आ जाना है। दे दिए PTCl2 और 4NH3, क्या 4NH3। दूसरा दे देते हैं, पांचवा दे देते हैं, ये भी HW रहेगा। दे दिए PTCl6 और 2NH3, ये दोनों आप लोग बना के आइएगा, है ना। और किसी भी प्रकार का बाबू डाउट अगर होगा तो वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग नए चीज पढ़े हैं तो हो सकता है कुछ सारा चीज नहीं समझ में आए, तो बिल्कुल वीडियो को एक बार फिर से देखिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, एक टॉपिक यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया है ना, उसको हम फिर से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़े हुए रहिएगा, हम शॉर्ट में 2 मिनट में सबको रिवीजन करवा देंगे। अभी रिवीजन करवाने लगेंगे तो आप लोग बोर होते जाइएगा, क्योंकि आप लोग के दिमाग में स्ट्राइक करेगा नहीं, है ना। ऐसे बोलने के लिए तो हम 2-3 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन है कि आप लोग को स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में, इसलिए एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। अगले क्लास में क्विक रिवीजन कर लेंगे 2 मिनट के अंदर, उसके बाद हम लोग नया सिद्धांत में चलेंगे। किसमें चलेंगे, हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समवायता वगैरह में आएंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए।